हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के जीव विज्ञान का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 19 और अध्याय का नाम है उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस चैप्टर का पांचवा पार्ट बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का 4 पार्ट पहले ही बना दिया है। अगर आपने ये चारों भाग तथा लेसन 1 से लेकर लेसन 18 तक के कंप्लीट वीडियो जो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ब्रिक क्रियाओं का नियमन कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिकों की क्रिया विधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन की पुनर्भरण क्रिया विधि और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। तो देखिए, ब्रिकों का क्रिया विधि जो होती है, ब्रिक इतनी सारी क्रिया विधि करती है, इतना सारा जटिल प्रक्रम है, उसका नियंत्रण और नियमन कैसे होता है? तो याद रखिएगा, उसका नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित कुछ हार्मोन के कारण होता है और कुछ हृदय द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित प्रासरण ग्राहियां रक्त तरल आयतन और आयनी सांद्रण के बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। तो शरीर में जो उपस्थित ग्राहियां हैं वो क्या करती हैं? शरीर का जो रक्त होता है उसके तरल तरल आयतन और सांद्रण के द्वारा उनमें बदलाव हो सकता है। मतलब रक्त तरल कैसा है, कितना है, और उसका सांद्रण क्या है, कितना सांद्र है, कितना तनु है, उस आधार पर ग्राहियों में परिवर्तन होता है। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अधिक वाश इन ग्राहियों को सक्रिय करता है। अगर मूत्र द्वारा शरीर का अधिक वास हो रहा है, जिसे मूत्रलता कहते हैं या फिर डायूरेसिस कहते हैं। कभी कभी सुने होंगे किसी किसी को बार बार मूत्र की समस्या होती है, बार बार उससे पेशाब लगता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वो ग्राहियां क्या होती है, सक्रिय हो जाती है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन, जिसे एंटी यूरेटिक हार्मोन कहते हैं या फिर एडीएच कहते हैं, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और न्यूरोहाइपोफाइसिस को वैसोप्रेसिन स्राव हेतु प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा कि शरीर में जब मूत्रण द्वारा ज्यादा जल का वाश होता है, अत्यधिक जल का वाश होता है, तब शरीर द्वारा क्या स्रावित होता है? तो शरीर द्वारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच और न्यूरोहाइपोफाइसिस को ब्रेसिस के का श्रावण होता है, मतलब स्राव होता है। एडीएच नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। इस स्थिति में क्या करता है, जो एडीएच हार्मोन होता है वो जा करके जो एडीएच नलिका होती है उसके लास्ट में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाते हैं, यानी जल को तेजी से पुनरावशोषित करता है, जिससे मूत्रलता को रोका जाता है, मतलब रुकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि प्राशन ग्रहणियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए एडीएच के स्रावण का निरोध करती है। एडीएच ब्रिक के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रवाहों द्वारा भी प्रवाहित करता है। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है। इससे जीएफआर बढ़ जाता है। अब देखिए, अब क्या होगा, अगर शरीर में तरल आयतन बढ़ जाए यानी ज्यादा जल हो जाए, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जब ज्यादा जल हो जाएगा उस समय क्या हो जाएगा, उस पुनर्भरण को पूरा करने के लिए एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन के स्राव में कमी आ जाएगी। वह जब कमी आ जाएगी तब क्या होगा कि ब्रिक के कार्य जो होते हैं वहां पे वो जो ब्रिक के कार्य होते हैं उनके रक्त वाहिनियों में संकुचनी प्रभाव द्वारा प्रेरित, देखो, एक तो एडीएच का स्राव कम हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, उनके नलिकाओं में संकुचनी प्रभाव उत्पन्न होगा, प्रभावित हो जाएगा, जिससे जो जल का अवशोषण है वो कम हो जाएगा। साथ ही उससे क्या होता है, रक्त का दाब बढ़ जाता है, और रक्त का जब दाब बढ़ जाता है तो गुच्छ का प्रवाह भी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड तेजी से छन्नित होने लगता है। प्रेशर बढ़ने के कारण ब्लड का तेजी से छन्नित होता है और जीएफआर बढ़ जाता है। ठीक है, जीएफआर के बारे में हम लोगों ने पीछे चर्चा किया ही है। जेजीए के जटिल
नियमनकारी भूमिका है। गुच्छीय रक्त प्रवाह, गुच्छीय रक्त दाब यानी जीएफआर में गिरावट से जेजी कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती है। देखिए यहाँ पे जेजीए का मतलब है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहले लिखा है जेजीए यानी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस की एक जटिल नियमनकारी भूमिका है, ठीक है। तो जेजीए होता है वो एक जटिल भूमिका निभाता है। कैसे? तो देखिए वह क्या करता है, गुच्छीय रक्त प्रवाह, ठीक है, या फिर उसी को कह सकते हैं गुच्छीय रक्त दाब यानी जिसे हम लोग जीएफआर भी कहते हैं, उसमें गिरावट से जेजी कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती है। क्या करती है? रेनिन को। रेनिन एक हार्मोन है। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिस न्यूजन को एंजियोटेंसिस 1 और बाद में एंजियोटेंसिस द्वितीय में बदल देती है। रेनिन क्या करती है? जो रक्त में उपस्थित रहता है एंजियोटेंसिनोजन, उसको एंजियोटेंसिन 1 और बाद में टेंसिन द्वितीय में बदल देती है। एंजियोटेंसिस द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक है जो गुच्छीय रुधिर दाब तथा जीएफआर को बढ़ा देता है। अब देखिए जैसे ही जो कोई नलिका है अगर वो पतली होगी तो ऑटोमेटिक जो जीएफआर है वह बढ़ जाएगा। एंजियोटेंसिस द्वितीय अधिवृक्क वल्कुट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्राव के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग में सोडियम आयन तथा जल का पुनरावशोषण होता है। इससे भी रक्त दाब एवं जीएफआर में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिस क्रियाविधि कहलाती है। ये जो पूरी क्रियाविधि है जिसमें रक्त का प्रवाह तेज होता है, दाब बढ़ता है, फिर उसमें रेनिन स्राव होता है, रेनिन उसको एंजियोटेंसिस 1 फिर द्वितीय में बदलती है जिससे सोडियम और जल का पुनरावशोषण होता है। इस पूरी क्रियाविधि को रेनिन एंजियोटेंसिन कहते हैं। हृदय के आलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से अलिंदीय नेट्रियरेटिक कारक यानी ANF स्रावित होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि हृदय के अलिंदों से अधिक रुधिर बहाव से, यानी हृदय के अलिंद में आपको तो पता है कि ये मान लीजिए कि ये हृदय की संरचना है ये वाली, तो एक नीचे खंड होता है एक ऊपर, 1 2 3 4, और आपको पता है मनुष्य हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? अलिंद की, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो अलिंद कहलाता है। तो हृदय के अलिंदों से अधिक रुधिर बहाव से, हृदय के अलिंद में जब अधिक रुधिर बहाव होने लगता है तब क्या होता है? अलिंदीय नेट्रियरेटिक कारक यानी ANF स्रावित होता है, ठीक है। कब स्रावित होगा? जब अलिंद में अधिक रुधिर बहाव होगा तब। ANF से वाहिका विस्फारण यानी रक्त वाहिनियों का विस्फारण होता है जिससे रक्त दाब कम हो जाता है। अब क्या होगा? शरीर में जो नलिकाओं में रक्त का दाब है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से ANF क्रियाविधि यानी रेनिन एंजियोटेंसिस क्रियाविधि पर नियंत्रण का काम करता है। कौन? ANF। किसके क्रियाविधि पर काम करता है? तो ANF होता है वो रेनिन एंजियोटेंसिस क्रियाविधि पर नियंत्रण का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है मूत्रण, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे इसे फ्रेंड्स, इसको हम लोग अगले अध्याय में अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे पूरा। तो मैं चाहता हूं, चलिए एक बार देख लेता हूं कितना बाकी है, उसके बाद चलिए इसको मूत्रण को कंप्लीट ही कर लेता है, ठीक है। एक सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं मूत्रण क्या होता है। वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र आंत से मूत्राशय में जाता है। तो देखिए मूत्र का निर्माण कौन कर सकता है? कौन करता है? तो वृक्क करता है। और इससे जो मूत्र का निर्माण होता है वो मूत्राशय में जाता है। कहाँ पे? मूत्राशय में।
और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए न जाने तक संग्रहित रहता है। तो मूत्र वृक्क में बनता है लेकिन जाकर मूत्राशय में जमा हो जाता है, और जब तक तंत्रिका तंत्र द्वारा उसको आदेश नहीं मिले तब तक वह मूत्राशय में ही जमा रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसे फैलने के फलस्वरूप संकेत उत्पन्न होता है। जब मूत्राशय में मूत्र भर जाता है तब क्या होता है, एक संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों में संकुचन तथा मूत्राशयी अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश आता है। तो देखिए, जब मूत्राशय भर जाता है तो पहले यहाँ से सूचना कहाँ जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचना आती है तो जो मूत्राशय की चिकनी पेशियां होती हैं उनमें संकुचन होता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया मूत्रण कहलाती है। तो जो मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया है उसे मूत्रण कहते हैं, यानी मूत्रण कहलाती है। तो ये कैसे हुआ, तो पहले जब मूत्राशय में मूत्र भर जाएगा तो उसका आवेग जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जब सूचना भेजेगी मूत्राशय को तो उसकी जो चिकनी पेशियां होती है उनमें संकुचन होता है, जिससे जो मूत्र मार्ग होता है वो खुल जाता है। मूत्राशय का यूरेथ्रा जो होता है वो खुल जाता है और उससे मूत्र उत्सर्जित हो जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं मूत्रण, यानी मूत्र उत्सर्जित होने की क्रिया को मूत्रण कहते हैं। इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। ठीक है, और इसको संपन्न करने वाली जो पूरा तंत्रिका में क्रियाविधि है उसे क्या कहते हैं, मूत्रण प्रतिवर्त। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंध युक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला, थोड़ा अम्लीय, जिसका पीएच 6 के आसपास होता है। औसतन प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। मूत्र का विश्लेषणात्मक वृक्कों में के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने को कुसंक्रिय जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति तथा कीटोन काय की उपस्थिति मधुमेह के लक्षण हैं। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि एक मनुष्य एक दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र का पीएच मान 6 के आसपास होता है जो थोड़ा अम्लीय होता है, और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है तथा यह पीले रंग का होता है। इसके साथ आपको याद रखना है कि मूत्र के में कई सारे बीमारियों के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर आपके मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति है और कीटोन काय की उपस्थिति है तो समझिए कि यह डायबिटीज यानी मधुमेह के लक्षण है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस वीडियो में इतना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।